लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े चेहरे जो हैं ये संभल के पुराने चेहरे हैं, सपा सांसद अ, हो या सपा विधायक हो, पुराने चेहरे हैं, वर्चस्व है संभल में, तो इनके सामने बीजेपी टिक जाएगी इतने बड़े चेहरों के सामने, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा भी नहीं है बीजेपी के पास जो इनको टक्कर दे सके। अब कोई वर्चस्व नहीं बचा। अभी आपने नगर पालिका के चुनाव में देखा कि मात्र 7,000 वोटों पर कैबिनेट मंत्री की पत्नी रही। हमारे जो यहाँ से शहर विधायक हैं माननीय नवाब इकबाल जी, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन पुट अप किया कि मैं मांग करता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज का बस अड्डा नहीं है। जो सपा सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे, 7-8 वर्ष से विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आप कल्पना कीजिए कि संभल में एक रोडवेज का बस अड्डा नहीं बना पाए, तो सपा ने क्या विकास किया। सपा सांसद और सपा विधायक की बात करी, लेकिन ये तो और बड़ी अब चुनौती हो गई ना संभल में आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो सपा विधायक और सांसद की जो पुराना एक रंजिश चला रहा था वो खत्म हो गया लोकसभा चुनाव में, तो अब तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो बड़ी चुनौती हो गई ना भाजपा के लिए अब संभल में। हमारे साथ जनता है और जनता ये समझ चुकी है कि अभी देखो, आपने अभी पीछे देखा कि इन लोगों की कैसे, कभी ये जो दंगा हुआ यहाँ, कैसे लोगों को बरगलाकर, मान लीजिए आप संविधान की बात करते हैं, संविधान के तहत कोर्ट ने आदेश दिया की पार्टी के नेता है राजेश सिंदल जी, लगातार बीजेपी में उनको किनारा किया जा रहा है, तो इसकी क्या बड़ी वजह है? कहा जा रहा है कि जो मामले उनके भाई के ऊपर चल रहे हैं उसकी ये एक बड़ी वजह है। लेकिन असमोली में जो एमवाई का फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम और यादव, उसकी काट बीजेपी नहीं निकाल पा रही, तो लगता है कि असमोली में बीजेपी कास्ट के जरिए ही टिकट का बंटवारा करेगी, टिकट देगी। कि यादव, चर्चा है कि यादव कैंडिडेट भी बीजेपी असमोली में उतार सकती है। अगर असमोली की बात करूं तो मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं, मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि मैं स्वयं, मुझे कम से कम 3 से 4 हजार मुस्लिमों के वोट मिले हैं। मुस्लिम भी समझ चुके हैं कि भाई सरकार ये अच्छी है और इस सरकार के साथ रहना चाहिए, तो कोई एमवाई फैक्टर नहीं है वहां असमोली पर। इस बार लोग सरकार के साथ रहेंगे और 100% इस बार वहां भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीते। आपकी तैयारी कैसी है असमोली से? अगर मान लीजिए भाजपा आपको टिकट दे देती तो कमाल हो गई। अच्छा, दूसरी विधानसभा सीट को लेकर बात करता हूँ, जो मौजूदा वहां से विधायक है, आपकी पार्टी से विधायक है गुलाबो देवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। चर्चा यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां बदलाव भी कर सकती है टिकट में। किन्नौर विधानसभा सीट की बात करता हूँ, आप ही के जिले की सीट है, तो वहां पर यादव आबादी सबसे ज्यादा है। जो मौजूदा विधायक हैं वो भी यादव समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के राम खिलाड़ी यादव, तो मानते हैं कि इस बार किन्नौर, क्योंकि 2017 में बीजेपी को वहां पर एक बड़ी जीत मिली थी, 2022 में फिर हार का सामना होना, तो मानते हैं कि यादव बीजेपी को वोट करेगा किन्नौर में। संभल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2.5 लाख मुस्लिम वोट है और समाजवादी की अपनी राजनीति है कि वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिमों का वोट लेती है। तो लोग कहते हैं, जो विपक्ष है वो कहता है कि वोटों की लूट हुई है वहां पर, बोले अखिलेश यादव लगातार हमलावर होते हैं, और समाजवादी पार्टी के ही जो जिला अध्यक्ष हैं संभल से असगर अली अंसारी, वो सीधा कह रहे हैं कि बोले आपको नहीं पता कितनी लूट हुई है वहां पर, वीडियोज हैं, लोगों ने देखा कि किस तरीके से वोटों को लूटा। लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि भाजपा को यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं आपकी पार्टी में जो टिकट मांग रहे हैं, जैसे नगर निकाय के चुनाव में हुआ, सिरसी में नगर पंचायत में भाजपा का चेयरमैन बैठा कौसर अब्बास, तो लगता नहीं कि ऐसे ही किसी प्रत्याशी को, मान लीजिए जैसे हाजी आजम कुरैशी हुए, कौसर अब्बास हुए, इमरान तुर्की हुए, मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जाए और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए हिंदू मुसलमान का, संभल सीट जीत। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से संभल से जिला अध्यक्ष हरेंद्र रिंकू जी। रिंकू जी, स्वागत है। धन्यवाद आमिर भाई। किस तरीके से देख रहे हैं? 9.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को, तो मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर देखा गया है कि जब सरकारें होती हैं तो सरकार का विरोध होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार जनता ये चाहती है कि बाबा जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट हो, क्योंकि जो अमन चैन इन 9.5 साल के बीच में उत्तर प्रदेश ने महसूस किया है, ये लगातार आगे चले।
इसलिए लोग जनता चाह रही है कि ये सरकार आगे भी रहे। आगे रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट सरकार है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जो है, क्योंकि 9.5 साल भ्रष्टाचार चरम पे रहा है। तो आप मानते हैं कि जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है वो सही है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल पूरी तरह निराधार है। और आप देख रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में उत्तर प्रदेश कैसे इतना खराब स्थिति में था कि बाहर का व्यक्ति कोई आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश का मतलब था गुंडा राज, माफियागर्दी, और यहाँ कितनी लूट मार, कितनी चीजें होती थी। विशेष रूप से अगर हम संभल की बात करें, 2017 में जब हम विधानसभा चुनाव में वोट मांगने जाते थे, तो इस जिले की सबसे बड़ी समस्या थी पशु चोरी। और आप देख रहे हैं कि अब कहीं कोई पशु चोरी नहीं। और विशेष रूप से अगर मैं संभल शहर की भी बात करूं, तो आज भी आपको गायें बड़े आराम से घूमते हुए मिल जाएंगी, किसी की मजाल नहीं कि गौ माता की तरफ देख सके। और लगातार संभल के लिए तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे यहाँ के जो 68 तीर्थ 19 कूप थे, जो विलुप्त हो चुके थे, लोगों ने कब्जे कर लिए थे, उन्हें कब्जा मुक्त कराया है, उनके लिए पैसा भी रिलीज हो गया। और जो हमारे लिए एक सपना था कि यहाँ का परिक्रमा मार्ग हो, इन 68 तीर्थ 19 कूपों का परिक्रमा मार्ग, जो एक पौराणिक परिक्रमा थी, हम सपना सोचते थे कि कभी हो पाएगा। उसके लिए पैसा भी रिलीज हो गया है और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू हुई है। मैं तो कहता हूँ कि संभल जनपद वासियों को, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्व की सरकारों में कहा कि इसे संभल को हम जिला तो नहीं बनाएंगे लेकिन आदर्श कस्बा बनाएंगे, वो आदर्श कस्बा भी नहीं बना पाए। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे जो यहाँ से शहर विधायक हैं माननीय नवाब इकबाल जी, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप किया कि मैं मांग करता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज का बस अड्डा नहीं है। जो सपा सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे, 7-8 वर्ष से विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आप कल्पना कीजिए कि संभल में एक रोडवेज का बस अड्डा नहीं बना पाए, तो सपा ने क्या विकास किया होगा। मैं अपनी सरकार की बात करूं तो हमारी सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज दिया है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा भवानीपुर में मेडिकल कॉलेज चल रहा है, लगातार वहाँ लोगों की चिकित्सा व्यवस्था भी है, वहाँ MBBS की लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो कोई भेदभाव नहीं किया। संभल से हम राजनीतिक परिणाम नहीं दे पाए, लेकिन कहीं कोई भेदभाव नहीं है। नहीं है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है ब्राह्मण भी अब बीजेपी से नाराज है, और बीजेपी का ये पतन का चुनाव है, अंत का चुनाव है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अब ब्राह्मणों को साथ लेके नहीं है। लगातार आपने देखा भी होगा कि उन्होंने अब पीड़ित पंडित के नाम से सम्मेलन भी किया। तो आप मानते हैं, क्योंकि कई एनकाउंटर हुए हैं भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, ब्राह्मण के, तो उसको एक वो एक उसके नाम पर वो लगातार अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। माफिया कोई भी हो, आपने देखा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब पर बराबर कार्रवाई की है। अगर विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है तो आप देख सकते हैं कि बाकी माफिया भी जो हैं वो उनका भी इनकाउंटर हुआ है। और जहां तक मैं ब्राह्मण समाज की बात करूं तो ब्राह्मण समाज हमारे हिंदू समाज का बहुत पढ़ा लिखा समाज है। उन्हें पता है कि कैसे अखिलेश यादव के आदेश पर एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। और ये बिल्कुल रिकॉर्डेड मैं बात बता रहा हूँ आपको, उनका सर तक बरामद नहीं हुआ था। उनके भाई का भी वीडियो आया कि मेरे भाई का सर आज तक वापस नहीं हुआ। तो ब्राह्मण समझ सकते हैं कैसे कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी ब्राह्मण समाज से समाजवादी पार्टी में जाएगा। इक्का दुक्का होते हैं, वो ऐसे तो सब लोग जुड़े होते हैं, लेकिन कहीं कोई ब्राह्मण समाज में कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था, कहा जा रहा है वही विधानसभा चुनाव में अलायंस भी हो सकता है। तो 2024 के नतीजे जो थे वो बीजेपी के लिए डराने वाले। तो लगता है कि 2027 में भी इस तरीके के नतीजे आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी को हरा सकता है चुनाव। किसी कीमत पे नहीं हराएंगे। अभी आपने देखा, मान लीजिए बीच में कोई परिणाम हमारे पक्ष में नहीं, उस प्रकार का नहीं आ पाया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने अब इस समय 2024 के बाद बहुत मेहनत की है। और अभी आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जैसी जगह में, जहां हमारा एक सपना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की, हम वहां सरकार नहीं बना पा रहे थे। और वहां के आतंक को देख के वहां टोटल समाज खड़ा हुआ और आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता इसे पश्चिम बंगाल बनवाना पसंद करेगी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो डिमांड पूरे सारे देश के राज्यों में है।
तो हमें तो गर्व है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। और लगातार मैं धरातल पर देखता हूं, जिन लोगों का राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, अगर सामान्य रूप से भी आप बात करें तो व्यक्ति कहता है कि भाई इस सरकार में हमें बहुत सुकून है, हम आराम से टांग फैला के सो रहे हैं, कहीं कोई चोरी चकारी नहीं, कहीं कहीं किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सब गुंडे माफिया शांत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आम पब्लिक बहुत खुश है। आम पब्लिक बहुत खुश है। समाजवादी पार्टी के विधायक है शिवपाल यादव जी आजम खान से मिलने रामपुर गए और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। अब आप कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप खुद स्वयं सोचिए। और अगर लोगों को लगता है कि आजम खां के साथ जाती हुई है, तो एक बार आप ये इंटरव्यू रामपुर में जाके वहां के सामान्य मुस्लिम लोगों से कीजिए कि किस प्रकार का उत्पीड़न वहां लोगों पे हुआ। मैंने एक वीडियो देखी, उनका स्वयं का घर है और पूरा डिवाइडर से आगे से बंद कर दिया गया। वो एक तानाशाह की तरह उन्होंने वहां शासन चलाया था और गरीब व्यक्ति तक उनसे पीड़ित था। और शिकायतों के आधार पर, तर्कों के आधार पर कोर्ट से उन्हें सजा हुई है। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान की बात ये लोग करते हैं आजकल, संविधान की किताब लेके भी ये चल रहे हैं, लेकिन संविधान जब इनके विपरीत कोई निर्णय आता है तो वो संविधान नहीं मानते, इनके पक्ष में आता है तो मानते हैं। आप देख सकते हैं वो कोर्ट के आधार पर आजम खान साहब को सजा हुई है। तो आप कैसे एक दागिल व्यक्ति को, सजायाफ्ता व्यक्ति को कैसे गृह मंत्री बना देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को एक भ्रमित करने का उनका बयान है। आपने मुस्लिम समाज की बात की तो बीजेपी के लिए मुस्लिम समाज क्या है? हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करते हैं। हमारी कोई एक योजना ऐसी नहीं है जिसमें सभी जाति का, सभी धर्मों का अगर ध्यान न रखा जाए। अगर शौचालय हिंदू को मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है, राशन हमारा अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है। हाँ, लेकिन विपक्ष तो कहता है ना कि समाजवादी बीजेपी की सरकार में मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा। नहीं, सामान्य मुस्लिम से आप बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति अपना आराम से ईमानदारी के साथ कमा के खा रहा है, उसे कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गुंडा है, माफिया है, वो हिंदू धर्म में भी हो सकता है, मुस्लिम धर्म में भी हो सकता है, तो उसे परेशानी है। लेकिन हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और हमारे साथ ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक मोर्चा भी है हमारा, हमारे साथ मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं और मुस्लिम हमारी पार्टी को वोट भी देते हैं। आपने देखा कुंदरकी के विधानसभा चुनाव में रामवीर जी के, ठाकुर रामवीर जी हमारे माननीय विधायक हैं, उनके चुनाव में आपने देखा मुस्लिम समाज ने बहुत एक तरफा वोट दिया है। नहीं, वो तो लोग कहते हैं, जो विपक्ष है वो कहता है कि वोटों की लूट हुई है वहां पर। बोले अखिलेश यादव लगातार हमलावर होते हैं। और समाजवादी पार्टी के ही जो जिला अध्यक्ष हैं संभल से असगर अली अंसारी, वो सीधा कह रहे हैं कि बोले आपको नहीं पता कितनी लूट हुई है वहां पर। वीडियोज हैं, लोगों ने देखा कि किस तरीके से वोटों को लूटा गया। दरअसल पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी इस प्रकार की लूट करती थी, तो उन्हें जब परिणाम चौंकाने वाले आए तो उन्हें लगता है कि यही काम भाजपा ने किया। लेकिन भाजपा ने ये काम नहीं किया। भाजपा ने लोगों के दिल जीत के, उन्हें लगा कि ठाकुर रामवीर सिंह वहां लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और सब समाज के बीच में काम करते हैं। मैं उनके चुनाव में गया, मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। वो चीजें आज भी हैं, लोग खुले कैमरे पर आकर कहते हैं कि हमने रामवीर सिंह को चुनाव लड़ाया और आगे भी रामवीर सिंह को चुनाव लड़ाएंगे। तो ये तो एक तरह से निर्गलन आरोप है। हाँ, लेकिन जो कुंदरकी के नेता हैं, जो कुंदरकी के पूर्व विधायक है रिजवान साहब, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने डरा कर वोट लिया नहीं, कुंदरकी में। भय मुक्त उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में ना किसी को डराने की आवश्यकता है। व्यक्ति बहुत आराम से, चैन से रह रहा है और भय का कोई माहौल नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ किसी में हिम्मत नहीं कि यहाँ कोई माफियागर्दी कर सके या किसी को डरा सके या धमका सके। सारी जनता उनके लिए बराबर है और सब लोग प्रेम से रहते हैं। प्रेम से रहते हैं। आप भी संभल से आप जिला अध्यक्ष हैं। आपके जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा और चंदोशी में भाजपा का आपकी पार्टी का कब्जा। तो सबसे पहले मैं संभल सीट को लेकर बात करता हूँ। लगातार 7 बार से विधायक है समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद साहब। क्या कमी रह जाती है हर बार बीजेपी की, जो बीजेपी संभल विधानसभा सीट नहीं जीत पाती? और संभल कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा संभल रहने वाला है इस चुनाव में। तो बीजेपी के लिए इस बार बड़ी चुनौती मानते हैं आप संभल विधानसभा सीट पर? संभल की इस बार हम 4 की 4 सीटें जीतेंगे। और विशेष रूप से अगर मैं संभल विधानसभा की बात करूं तो मैं यहाँ की एक जनता से ये अपील करूंगा कि आपने जिन्हें 7 से 8 बार विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन एक सवाल उनसे जरूर करो कि आपने संभल के लिए क्या किया। क्या अच्छा कोई संभल के लिए कॉलेज लेकर आए? क्या संभल के लिए कोई बढ़िया आप डिग्री कॉलेज लेकर आए? आप देख सकते हैं कि संभल में जो एमजीएम डिग्री कॉलेज है, मुझे लगता है सैकड़ों साल पुराना होगा, वही है।
संबल के लिए इन नेताओं ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारा यहाँ का समाज शिक्षित हो, और शिक्षित जब होंगे तो इनसे सवाल करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि बस एक तरफा राजनीति की और अपने वोट मिल रहे जीते। मेरा यहाँ की जनता से विशेष रूप से अपील है कि देखो, सरकार तो 100% आ रही है बाबा जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, साथ के साथ अगर विधायक भी पार्टी का हो तो सोने पे सुहागा होता है। हमारी सरकार हालांकि कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन विधायक भी हमारे होंगे, तो ये जो रोना रोते हैं कि साहब मेरी विधानसभा में रोडवेज का अड्डा नहीं है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि रोडवेज के अड्डे की छोड़िए, डिपो उन्होंने बनवा दी है। हमारा आप देख रहे हैं, अभी मैंने देखा था एक चैनल पे, रोड डिपो हमारा यहाँ बनना शुरू हो गया है। तो ये चीजें यहाँ की जनता को सोचना चाहिए, और इस बार बहुत सोच समझ के जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो उसके साथ रहना चाहिए, उन्हें जिताना चाहिए, क्योंकि सरकार के साथ सरकार का विधायक होगा तो विकास बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन बीजेपी जो है सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, हर सीट पर जबरदस्त मेहनत करती है, तो संभल में कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग पे कमी रह जाती है। आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी को वोट संभल विधानसभा में मिलता, एक लिमिटेड वोट मिलता, कि 2022 में लगभग 65,000 के करीब वोट मिला, और जो बीजेपी को जीतने के लिए लगभग 1 लाख के करीब वोट चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए संभल विधानसभा में, अगर बीजेपी को सीट जीतनी है? दरअसल संभल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2.5 लाख मुस्लिम वोट है, और समाजवादी की अपनी राजनीति है कि वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिमों का वोट लेती है। 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की रेस में थे कि अरे मोदी आ गया मुसलमानों को खा जाएगा, उसके बाद आप देखते हैं कि 2014 के बाद आप एक रिकॉर्ड उठाइए, 2014 के बाद मुस्लिम समाज के हमारे युवा आईएएस आईपीएस में बहुत सेलेक्ट हुए हैं, विभिन्न रोजगारों में गए हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुई। 2017 में जब सरकार बनी तो मेरे आज भी ध्यान है, जैसे ही परिणाम आने शुरू हुए, और परिणाम के बाद 2-3 दिन बाद की बात है, जब तय हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, तो इसी संबल में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई चोई साहब, सरकार तो आपकी बन गई, लेकिन ये क्यों करवा रहे हो कि योगी जैसे खतरनाक आदमी को आप मुख्यमंत्री क्यों बनवा रहे हो। तो समाजवादी पार्टी ने योगी जी के नाम से लोगों को डराया, और डर दिखा दिखा के भाजपा से दूर करने का काम करा है। लेकिन मैं देखता हूं अब मुस्लिम समाज में भी भाजपा की स्वीकारता बढ़ी है, विभिन्न, क्योंकि आपका चैनल है, आप, मैं ऑन कैमरा अगर मान लो कोई बात कहूंगा तो मैं बिल्कुल निर्भीक होकर कहूंगा। ऐसी मैंने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों की बहुत वीडियो जाती हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि बाबा जी की सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है, हम तो इस बार बीजेपी के साथ रहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यहाँ संभल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि भाजपा को यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं आपकी पार्टी में जो टिकट मांग रहे हैं, जैसे नगर निकाय के चुनाव में हुआ, सिरसी में नगर पंचायत में भाजपा का चेयरमैन बैठा कौसर अब्बास, तो लगता नहीं कि ऐसे ही किसी प्रत्याशी को मान लीजिए जैसे हाजी आजम कुरैशी हुए, कौसर अब्बास हुए, इमरान तुर्की हुए, मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जाए और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए हिंदू मुसलमान का संभल सीट जीतने के लिए? ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, और हो सकता है कि पार्टी संगठन इस पर विचार करे, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम मौका नहीं देते। आपने देखा होगा सिरसी में हमने कौसर अब्बास जी हमारे चेयरमैन बने हैं, और भी जगह हमने कई चेयरमैन लड़ाए हैं। तो पहले एक विश्वास थोड़ा सा जगाना पड़ेगा कि ये वाली कम्युनिटी पार्टी को वोट दे रही है, तो फिर उसी के हिसाब से चीजें तय होती हैं। पहले एक बार विश्वास जमाने की बात है, और हम अपने विकास में, हम अपनी योजनाओं में अपनी तरफ से एक कदम हमने बढ़ाया है। हम कहीं कोई भेदभाव नहीं करते। आपने देखा होगा पूर्व में बहुत सरकारें भेदभाव करती थी, लेकिन हम कोई भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास के आधार पर हमारी योजनाएं हैं। अगर हमारे कोई भी योजना होगी तो वो मुस्लिम समाज को भी मिलेगी, वो हिंदू समाज को भी मिलेगी जो पात्र है। तो इसी प्रकार मुस्लिम समाज से भी मेरी अपील है कि एक कदम बढ़ के उन्हें भी पार्टी से जुड़ना चाहिए। और क्योंकि यहाँ के नेताओं ने, आपने देखा होगा 2 बड़े नेता यहाँ के रहे हैं, डॉक्टर बर्क साहब और हमारे नवाब इकबाल साहब, दोनों आपस में लड़ाते रहे हैं, आधे लोग उधर आधे लोग उधर, और बस एक व्यक्ति सांसद में बन गया, एक विधायक में बन गया, लेकिन संभल का विकास कुछ नहीं हुआ। मैं चैलेंज से कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, 2017 के पहले का संभल और 2017 के बाद के संभल का आप आकलन करना, यहाँ की सड़कें, यहाँ का विकास देख सकते हैं। इस पार्टी ने कोई वो नहीं करा, यहाँ बहुत कहीं भेदभाव नहीं, लगातार विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप चोइसराय जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा हमारा तिरंगा वहाँ खड़ा है।
सार्वजनिक शौचालय आपको मिलेंगे संभल में, मतलब बहुत बड़ा सुधार उसके बाद होना शुरू हुआ है। होना शुरू हुआ। आपने सब सपा सांसद और सपा विधायक की बात करी, लेकिन ये तो और बड़ी अब चुनौती हो गई ना संभल में आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो सपा विधायक और सांसद की जो पुराना एक रंजिश चला रहा था वो खत्म हो गया लोकसभा चुनाव में, तो अब तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो बड़ी चुनौती हो गई ना भाजपा के लिए अब संभल में। हमारे साथ जनता है और जनता ये समझ चुकी है कि अभी देखो, आपने अभी पीछे देखा कि इन लोगों की कैसे, कभी ये जो दंगा हुआ यहाँ, कैसे लोगों को बरगला कर, मान लीजिए आप संविधान की बात करते हैं, संविधान के तहत कोर्ट ने आदेश किया सर्वे का, सर्वे के आधार पर वो देखना आए, सिर्फ उसमें कुछ हो तो नहीं रहा था, लेकिन कैसे नेताओं ने भड़का के पब्लिक को भड़काया, एक बहुत बड़ी घटना होने से, प्रशासन की तत्परता से वो बहुत बड़ी घटना होने से रुक गई। वरना आप देख सकते हैं कि संभल जो पहले का संभल था वो पुनः पुनः उसी उसमें पहुंचने की हो रही थी, लेकिन चूंकि सरकार माननीय योगी जी की है, समय रहते उन्होंने प्रशासन ने कवर कर लिया। लेकिन यहाँ के नेता सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ आपस में लड़ते रहें लोग और यहाँ का विकास ना हो। मुझे लगता है इस आने वाले 2027 के चुनाव में यहाँ की जनता समझ चुकी है, आम मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और इस बार यहाँ परिवर्तन अवश्य होगा। होगा, लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े चेहरे जो हैं ये संभल के पुराने चेहरे हैं, सपा सांसद हो या सपा विधायक हो, पुराने चेहरे हैं, वर्चस्व है संभल में, तो इनके सामने बीजेपी टिक जाएगी इतने बड़े चेहरों के सामने, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा भी नहीं है बीजेपी के पास जो इनको टक्कर दे सके। अब कोई वर्चस्व नहीं बचा। अभी आपने नगर पालिका के चुनाव में देखा कि मात्र 7,000 वोटों पर कैबिनेट मंत्री की पत्नी रही, कैसे एक नए लड़के ने उन्हें नगर पालिका के चुनाव में धूल चटाई, और इस दंगे में सबकी पोल खुल चुकी है, लोग इनकी हकीकत को जान चुके हैं। मैंने यहाँ के कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात हुई, वो कहते हैं कि साहब इस सरकार में हमें बहुत चैन है, ना कोई लूट मार है ना कुछ है। पहले तो यहाँ बहुत ज़्यादा माफिया गर्दी करते थे लोग, महीना लेते थे लोग, अपना हफ्ता वसूली करते थे, लेकिन आज की तारीख में किसी मुसलमान भाई को जो अपना मेहनत करके खा रहा है उसे कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले चुनाव में 100% यहाँ परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। आप ही की पार्टी के नेता हैं राजेश सिंघल जी, लगातार बीजेपी में उनको किनारा किया जा रहा है, तो इसकी क्या बड़ी वजह है? कहा जा रहा है कि जो मामले उनके भाई के ऊपर चल रहे हैं उसकी क्या ये एक बड़ी वजह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है और कोई कारण हो सकता है, लेकिन पार्टी की तरफ से उनके प्रति कोई वो नहीं है। आपने देखा होगा हमारे जब भी कोई कार्यक्रम होगा, संगठन की पूरी हमारी रीति नीति से उन्हें मंच पे स्थान दिया जाता है। अभी हमारे पार्टी के जो भी कार्यक्रम होता है पार्टी के प्रोटोकॉल के तहत उन्हें आमंत्रित भी किया जाता है और पूरे सम्मान के साथ। अभी हमारी जिले की तिरंगा यात्रा थी 13 तारीख में, पूरी यात्रा में राजेश सिंघल जी मेरे साथ रहे और हम में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुकदमों की बात अलग है, वो उनका एक अलग विषय है, वो उनके भाई का विषय है। लेकिन राजेश सिंघल जी से व्यक्तिगत रूप से पार्टी ना किनारा कर रही है, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में तो वो दिखाई दिए नहीं। अभी मुख्यमंत्री आए थे इतनी योजनाओं का, क्योंकि उनके कार्यक्रम में मंच साझा नहीं किया गया। उस दिन शायद उनका स्वास्थ्य खराब था, उन्होंने भी बताया है, और क्या कारण है मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम था, संगठन का कार्यक्रम नहीं था। संगठन के, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और संगठन के कार्यक्रम में आमंत्रित करना, उन्हें सम्मान देना, उनकी सारी चीजें करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में वो सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से करते हैं, क्या कारण रहा मुझे नहीं जानकारी, लेकिन वैसे भी उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य उस दिन खराब था। स्वास्थ्य, लेकिन संभल में बहुत सारे प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी से जो टिकट मांग रहे हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता हो, विशाल चौहान हो, सौरभ गुप्ता हो, उमन अग्रवाल हो, संजय संख्यांकर हो, बहुत सारे प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी के लिए टिकट का चयन करना भी इस बार बड़ी चुनौती रहेगी संभल में। देखिए, यही शुभ संकेत है और जहां लोगों को लग रहा है कि यहाँ संभावनाएं हैं, हम पे अच्छे ज्यादा प्रत्याशी होने का यही बड़ा कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर बढ़ रही है। आप अगर सपा से बात करेंगे कि सपा पर कैंडिडेट कौन है, तो कोई टिकट मांगने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ तो घूम फिर के उन्हें मिलना है। तो ऐसा अगर हमारी पार्टी में कैंडिडेट प्रत्याशी ज्यादा हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और विचारधारा से जुड़ के अपना राजनीतिक भविष्य हमारे अगर कार्यकर्ता अपना आकलन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और पार्टी नेतृत्व जिसे भी प्रत्याशी बना के भेजेगी, इस बार हम सब लोग एकजुटता के साथ उसे चुनाव जिताएं। आपकी नजर में कौन मजबूत है इतने बहुत सारे मैंने प्रत्याशियों के? मेरे लिए कमल का फूल मजबूत है, मेरी कोई पसंद नहीं, कोई नापसंद नहीं, सभी मेरे कार्यकर्ता हैं, सभी मेरे भाई हैं और जिसे भी पार्टी नेतृत्व कमल का फूल लेकर भेजेगा
उसे यहाँ से जिता के भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी है। असमोली विधानसभा सीट को लेकर मैं आपसे बात करता हूँ। लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव 2022 के चुनाव में तकरीबन 25,000 के करीब वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा। तो लगता है कि असमोली भी एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है जीतना, क्योंकि बीजेपी बहुत मेहनत करती है असमोली में, लेकिन नतीजे उसके पक्ष में नहीं आ रहे। तो अब क्या लगता है, क्या वजह है? क्योंकि आप 2022 में चुनाव लड़े आप। इस बार असमोली भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और मैं 2022 में चुनाव लड़ा, लेकिन 22 में चूंकि उत्तर प्रदेश की मैं कह सकता हूं कि मिजाज ऐसा नहीं था, लोगों को ये लगता नहीं था कि जो सरकार एक बार आएगी वो दोबारा आएगी। लोगों को लग रहा था कि सरकार बदल रही है। उसी के निमित्त वहां कुछ चीजें परिवर्तित हुई। मैं आपने देखा होगा मेरा चुनाव बहुत अच्छा था। माननीय विधायिका जी जो हमारी हैं, उन्हें पहली बार गांव-गांव घूमना पड़ा, यानी कभी वो पहले वोट मांगने भी नहीं गई और लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सक्रियता असमोली विधानसभा में लगातार बनी हुई है और इस बार असमोली हम जीतेंगे। और इस बार एक चीज ये है कि हर व्यक्ति ये माने पड़ा है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि मैं अगर आपसे कोई बात कहूं तो अगर आप मेरा दोबारा इंटरव्यू लें तो मैं उसी बात को कहना चाहिए, यानी कि मैं आज कुछ कह रहा हूं कल कुछ कहूं। तो कभी तो वो पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा बता देते हैं, कभी पी का मतलब पंडित बता देते हैं, कभी पी का मतलब कुछ बता देते हैं। आप देख रहे हैं वो पीडीए को ही सेट नहीं कर पा रहे कि पीडीए क्या है। तो लोग भ्रमित है, लोगों को लग गया है कि सपा तो इस बार सपा होने जा रही है। हाँ, लेकिन असमोली में जो एमवाई का फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम और यादव, उसकी काट बीजेपी नहीं निकाल पा रही। तो लगता है कि असमोली में बीजेपी कास्ट के जरिए ही टिकट का बंटवारा करेगी, टिकट देगी। कि यादव, चर्चा है कि यादव कैंडिडेट भी बीजेपी असमोली में उतार सकती है। शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन आप किसी दिन हमारी विधानसभा में सर्वे कर सकते हैं। हमारे यदुवंशी समाज के लोगों ने भी देखा है कि भाई सरकार में बहुत सुकून है। अगर मैं बात करूं तो एक असमोली विधानसभा का गांव है करछली। आप 2017 के पहले का उसका एक मैं आपको रिकॉर्ड निकलवा के दे दूंगा और 2017 के बाद का निकलवा के दे दूंगा। वहाँ कहते हैं, मैं अभी एक कार्यक्रम में गया तो मैंने पूछा जी आप लोगों को कुछ चैन है? उन्होंने कहा जब से ये सरकार आई है तब से हम लोग चैन की रोटी खा रहे हैं, वरना हर महीने एक ना एक मर्डर होता था। तो कानून का राज स्थापित होने से यादव समाज के लोगों में बहुत खुशी है। कम झगड़े हो रहे हैं, उनकी लूटपाट कम हो रही है, क्योंकि आप देखते थे कि जैसे झगड़ा हुआ एक का मर्डर हो गया, एक का ये चीजें बहुत ज्यादा रहती थी। जब कानून का डंडा थोड़ा टाइट हुआ है, लड़ाई झगड़े कम हुए हैं, मर्डरबाजी कम हुई है, तो अब यादव समाज भी शांति की तरफ बढ़ा है। और मैं कह सकता हूं कि इस बार ये मान के चलिए कि 50-50% यादव भाजपा और सपा पे 100% रहेगा। हमारे साथ भी बहुत गांवों में बहुत अच्छी अच्छी टीम जुड़ी हुई है, बहुत कार्यकर्ता हमारे खड़े हुए हैं। और अगर असमोली की बात करूं तो मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं, मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि मैं स्वयं, मुझे कम से कम 3 से 4 हजार मुस्लिमों के वोट मिले हैं। मुस्लिम भी समझ चुके हैं कि भाई सरकार ये अच्छी है और इस सरकार के साथ रहना चाहिए। तो कोई एमवाई फैक्टर नहीं है वहाँ असमोली पर। इस बार लोग सरकार के साथ रहेंगे और 100% इस बार वहाँ भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। आपकी तैयारी कैसी है असमोली से? अगर मान लीजिए भाजपा आपको टिकट दे देती तो कमाल होगा इस बार असमोली में। मैं 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। मैं एक सामान्य किसान परिवार से हूं। आप देखोगे मेरे पिता या मेरे दादा कोई राजनीति में नहीं रहे, पहली बार मैं राजनीति में आया हूं। साधारण किसान परिवार से हूं, गांव का रहने वाला हूं। और इन 4.5 साल में कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं जनता की सेवा में ना रहा हूं। आप सुबह अगर 6 बजे भी कभी मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे यहाँ लोग बैठे मिलेंगे और मैं उनकी सेवा, उनकी बात सुनता मिलूंगा। मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि सितंबर 2023 में मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। पहले मैं जिला महामंत्री था, उसके बाद पार्टी ने चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद में जिस दिन मेरी रात में काउंटिंग समाप्त हुई, उसके अगले दिन 3 बजे मैं कैला देवी मंदिर पर था। मैंने ऐसा नहीं कि मैं चुनाव हार गया मैं घर बैठ गया, मैंने लगातार अगले दिन से अपनी यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मुझे सितंबर 2023 से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अब मुझे पुनः जिलाध्यक्ष बनाया है। शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, वो कहेगा चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरी तैयारी पूरी है चुनाव, क्योंकि मेरी कर्मभूमि असमोली है। मैं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं असमोली के लोगों के बीच में ना रहा हूं, लोगों की बात ना सुनी हो, उनके सुख दुख। तो सपा विधायक भी रहती है। हाँ, सपा विधायक, अब मैं किसी की देखो आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन वो विधायिका है, उनका रहने का उनका फर्ज है। लेकिन हम चुनाव हारने के बाद भी रहते हैं। वो लगातार, उनका राजनीतिक बड़ा परिवार है, वो रहती हैं तो कोई एहसान नहीं करती, क्योंकि जिन लोगों का हम वोट लेते हैं उनकी सेवा करना, उनके सुख दुख में शामिल होना भी हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है।
चंदोसी विधानसभा सीट को लेकर बात करता हूँ। जो मौजूदा वहां से विधायक हैं, आपकी पार्टी से विधायक हैं, गुलाबो देवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। चर्चा यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां बदलाव भी कर सकती है टिकट में, ऐसा हो सकता? देखो, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और मुझे नहीं लगता। हमारी बहन जी काफी सक्रिय हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं और शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष की भूमिका में हूं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये संसदीय बोर्ड का और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जो भी निर्णय लेगा हम सब बाद लेकिन चंदोसी विधानसभा की बात करूं, एक अखबार का सर्वे है, उसमें कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला कि लोग नाराज हैं उनसे और दूसरे किसी प्रत्याशी को, जैसे मंजू दिलेर हुई, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब बदलाव हो जाए, एंटी इनकम्बेंसी है तो चंदोसी? ऐसा कोई सर्वे मेरे संज्ञान में नहीं है और माननीय मंत्री जी, या मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो पब्लिक के बीच में ना जाता हो, किसी के सुख दुख में न जाता हो। हमें तो कार्यक्रम इतने हैं पार्टी के, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब ये तो सरकार में है तो काले शीशे बंद करके निकलते हैं। हम हर बूथ पर, हर गाँव में जाते हैं। हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जो हमारा कार्यक्रम पार्टी का ना चल रहा हो। हमारी एक व्यवस्था है संगठन की, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं और लगातार हम कोई महीना वाला, कोई सप्ताह ऐसा नहीं रहता जो हम गांव में संपर्क ना करें, हमारे जनप्रतिनिधि जाए। लगातार क्षेत्र में सक्रियता हमारी पार्टी के सभी नेताओं की बनी रहती है। किन्नौर विधानसभा सीट की बात करता हूँ, आप ही के जिले की सीट है, तो वहां पर यादव आबादी सबसे ज्यादा है। जो मौजूदा विधायक हैं वो भी यादव समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के राम खिलाड़ी यादव। तो मानते हैं कि इस बार किन्नौर, क्योंकि 2017 में बीजेपी को वहां पर एक बड़ी जीत मिली थी, 2022 में फिर हार का सामना होना, तो मानते हैं कि यादव बीजेपी को वोट करेगा किन्नौर में? अगर 100% इस बार हम किन्नौर विधानसभा जीतने जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमारी वहाँ एक तिरंगा यात्रा थी। मैं कह सकता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा वो होगी। लगभग 5000 मोटरसाइकिल, हम लोग 11 बजे हमने वो यात्रा शुरू की और 4 घंटे लगातार मैं माननीय विधायक जी के साथ रहा, अजीत कुमार राजू विधायक जी के। और इस बार वहाँ परिवर्तन ऐसा लग रहा है कि लोग, क्योंकि जनता ये चाहती है कि सरकार के साथ का हमारा विधायक बने। पिछली बार किसी कारणवश थोड़ा सा चुनाव उनका स्लिप हो गया, लेकिन इस बार उनकी जबरदस्त तैयारी है। वहाँ जो भी पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन इस बार हम वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।